हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रुटि। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 पार्ट लेसन 2 कक्षा 11 के लेसन 2 में मैं लेसन 2 को 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहला मैं बताया था कि मेजरमेंट वगैरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है, मेजरमेंट एनालिसिस। दूसरा क्या था, डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें आप लोगों ने बीमा पढ़ा, बीमा का उपयोग पढ़ा। तीसरा जो पार्ट है इसका वह है एरर एनालिसिस, कि मतलब त्रुटि क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, इसी के माध्यम से हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। पहले अगर हम बात करते हैं कि त्रुटि क्या है, ठीक है, पहले क्या ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लेंगे, दिमाग में बना लीजिए, और ज्यादा लिखने की इसमें जरूरत नहीं। आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। इसका न्यूमेरिकल से जो आता है वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम बताएंगे, लेकिन थ्योरी पहले आप लोग पढ़ लीजिए और समझिए कि त्रुटि क्या है। तो आप लोग हेडिंग लगाइए त्रुटि, ठीक है। त्रुटि क्या होता है बच्चों, कि जैसे अगर मान लिया जाए, ऐसे समझिए आप त्रुटि क्या है, अभी बहुत सही समझ में आएगा आपको। जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ एक स्केल बनाया, 1 2 3 4 ये 5, फिर 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये हुआ 5। जैसे मान लीजिए ये 0 है, यह 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपका स्केल रहता है। अब अगर मान लीजिए कि इस स्केल के द्वारा हमको किसी रेखा की लंबाई मेजरमेंट करनी है, और सपोज कर लिया जाए कि वो यहाँ इतना इतना दूर का है, ये जो रेखा है उसकी लंबाई इतना है। तो आप जब इस स्केल से इसकी लंबाई नापेंगे तो देखेंगे ये 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। जैसे रेखा की लंबाई आपने नापा और 2 तक चला गया तो आप कहेंगे कि 2 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से अगर मान लिया गया कि ये जो रेखा है ये वाला यहां तक है, समझिएगा, यहां तक आ गया, ठीक है, यहां तक आ गया, तो आप बोलेंगे इसकी लंबाई 2.1 सेंटीमीटर है। ये कितना हो जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। लेकिन अगर मान लिया जाए कि यही यहां तक आ गया, ठीक है, यहां तक इसका ये जो रेखा आपने नापा वो यहां तक आ गया, तो इसको आप बोलेंगे ये है 2.2 सेंटीमीटर। बात हमको समझ आ रहा है भाई। यहां तक अगर नापेंगे तो 2, यहां तक नापेंगे 2.1, यहां तक नापेंगे 2.3, ऐसे 2.4, लास्ट में फिर कितना बढ़कर के हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। इस तरीके से अब देखिए क्या है कि अगर मान लिया गया यहां था तो हमने कह दिया, यहां था तो हमने कह दिया कि 2.1, और अगर यहां है तो हमने कह दिया 2.2। अब आप लोग बताएं, अगर इन दोनों के बीच में है, मतलब न तो 2.1 पर आ रहा है न तो 2.2 पर आ रहा है, ये बीच में कहीं आ जा रहा है, तब आप कितना कहेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो अब आप यहां देख रहे हैं कि कुछ लड़के कहेंगे कि 2.12 है, कुछ लोग कहेंगे 1.13 है, ऐसे करके। तो जैसे कुछ लोग बोलेंगे, अगर मान लिया गया कि यहाँ तक ये मेजरमेंट यहाँ तक आया, तो कुछ लोग बोलेंगे कि 2.12 2.13, कुछ लोग बोलेंगे 2.14, ऐसे करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि ये हम 2 तक तो क्लियर है, ये 2 तो एकदम फैक्ट है, सही है। ये 1 भी क्लियर है, क्योंकि 2.1 यहाँ इसके बाद ही है ना, इसके बाद ही है, तो यहां तक भी ये क्लियर है। अब इसके बाद ये जो, जैसे अगर मान लिया गया ये 2 डिस्टेंस है, ये 2.1 है, ये 2.2 है, तो यहां तक रहता तब तो फिक्स था कि 2.1 है, यहां तक चला था तब भी सही था 2.2। लेकिन इन दोनों बीच में, जैसे मान लीजिए छड़ की लंबाई यहां तक आ गया, या रेखा जो नाप रहे हैं आप यहां तक आ गया, तो यहां कोई भी पाठ्यांक नहीं लिखा गया, इसलिए कुछ लोग कहेंगे कि 2.1 और उसको अपने से 2 3 कर लेंगे। तो हम स्टूडेंट ये देख रहे हैं कि ये क्या है, एक अनिश्चितता है, और इसी अनिश्चितता को, मतलब ये निश्चित नहीं है, इसी अनिश्चितता को हम अपने फिजिक्स की भाषा में या तकनीकी रूप से इसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, कि हम लोगों के द्वारा ये त्रुटि आ रही है। अब इस त्रुटि को सुधारने के लिए भी है, जैसे बर्नियर आप स्केल से नाप रहे हो, बर्नियर कैलिपर से नाप लीजिए तो ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और अगर स्क्रू गेज से नापते हैं तो और छोटी दूरी से नाप सकते हैं।
फिर हाल अभी आप ये जाने कि त्रुटि क्या है। तो त्रुटि में आप लोग डिफिनेशन लिखें, ये समझ में आई होगी बात। ये जो हम सही सही जहां तक, ये नहीं है कि हमको मेजरमेंट नहीं करने आ रहा है, इसमें दिक्कत यह है कि यह अनिश्चित है, अलग अलग लड़के अलग अलग बता रहे हैं, तो इसी अनिश्चितता को ही हम त्रुटि कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लें त्रुटि और उसमें लिखें किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीक रूप से त्रुटि कहते हैं। अच्छा, एक चीज और भी नोट करने वाली चीज है कि नोट करने वाली चीज है ना कि जो त्रुटि होता है, त्रुटि, ये देखिए जो त्रुटि होता है ये सदैव प्रतिशत में मापा जाता है, मापा जाता है। सदैव किसमें मापा जाता है? प्रतिशत में मापा जाता है। क्यों प्रतिशत में मापा जाता है? जैसे अगर मान लिया गया कि आप एक रेखा की लंबाई मेजर कर रहे हैं और उसमें क्या चीज होता है कि 0.1% की त्रुटि होती है, तो आपके लिए तो 0.1 कुछ नहीं है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आप इसी तरह 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि कर रहे हो, तो आप ये सोचोगे चलो 0.1 क्या है, ठीक है। अब लास्ट में मान लिया जाए 100 बार आप इसी तरीके से करते हो, तो एक बार में कितने का त्रुटि आ रहा था? 0.1 का। और ऐसे ऐसे आपने कितनी बार इसको मेजर कर दिया? 100 बार। अब ये त्रुटि कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर की त्रुटि आ गई, ठीक है। 0.1 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर आएगा। तो 10 सेंटीमीटर की त्रुटि आ गई ना। हमारे लिए तो शुरू में 0.1 कुछ नहीं था, लेकिन जब हम इसी तरीके से 100 बार मेजर कर रहे हैं तो देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर की त्रुटि आ गई। अब से समझे, एक और तरीके से समझे। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी दुकान पर जा रहे हो, दुकानदार ने आपको सामान दिया, कहा लो तुम्हारा जो सामान हुआ उसका दाम है 101 रुपया, ठीक है। लास्ट में क्या होता है कि वह 3-4 सामान लिया और सभी सामान का दाम कितना हो गया? 101 रुपया हो गया। मान लो आपने चीनी लिया या आलू लिया, सब्जी लिया, जो भी लिया, टोटल सामान उसके वहां कितना हो गया? 101 रुपये हो गया। अब आप कहते हो नहीं भैया हम 1 रुपया छोड़ दो, 100 रुपया दे दो, तो वह क्या कहेगा? भाई 101 रुपया, चलो 1 रुपये की बात है छोड़ते हैं, और भी एक बड़ा अमाउंट रख लो ना। जैसे मान लिया गया कि आपने 1001 रुपए का लिया या 2000 या 5000 1 रुपए का लिया, 2 रुपए का लिया, तो ये जो 1 रुपये 2 रुपये होता है, ये अक्सर हम देखते हैं दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि इसको दुकानदार छोड़ देता है या आप छोड़वा लेते हो। और आप लोग तो 1 रुपये क्या कम से कम 10 रुपये 15 रुपये छोड़वा लेते होगे, ताकि ये क्या हो कि मोबाइल रिचार्ज हो जाए, ठीक है। घर वाले भी नहीं जाने, इसी में से अपना कर लेते होगे, ठीक। तो वो देखो यहाँ त्रुटि का क्या मतलब है, यहाँ कि जब हम एक बार सामान लेने गए, दाम हुआ 1001 रुपया और उसने 1 रुपया छोड़ दिया, ठीक है। 1 रुपया क्या किया? छोड़ दिया। अब अगर 1 रुपया छोड़ दिया तो उसके लिए तो 1 रुपया कुछ नहीं, आपके लिए भी उतनी समय कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे मान लो 100 बार आप गए, ठीक है, 100 दिन तक गए, तो 100 दिन तक अगर आप 1 रुपया छोड़ाते हो तो ये 1 रुपया कितने रुपए में बदल गया? 100 रुपया। यानी कि अब जो सामान 1 रुपया जो दिखता था वो 100 बार में कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये त्रुटि है, ये त्रुटि है। इसी तरह अगर मान लो आप 1000 बार चले गए तो आपका जो सामान हुआ वो कितने का? 1000 का फायदा हो जाएगा। भाई एक बार में 1 रुपया छोड़वा रहे थे ना, क्योंकि जब 1000 बार गए तो क्या हो गया? देखो पहली बार आप जा रहे हो, इसीलिए देखो जो धंधा करते हैं ना, मतलब बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी आपने सुना होगा कि 10 पैसे के रेट से केवल वो लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं। पेट्रोल का दाम सुने होंगे, कभी 1 रुपया बढ़ गया, यहां तक कि कभी कभी आप सुने होंगे कि 65 पैसा पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो गई। बात समझिएगा, 65 पैसा। अब आप लोग कहोगे सर ये 65 पैसा क्यों वृद्धि करते हैं? ठीक है, 65 पैसा कम से कम 1 रुपया तो कर दिए होते। नहीं, ये हमारे और आपके लिए ना 65 पैसा है, लेकिन हमारे और आप जैसे सोचिए कितने लोग ये पेट्रोल डलवाते होंगे बाइक वगैरह में, अपने 4 व्हीलर में। तो ये ऐसे जोड़िए कि 1 लीटर के लिए 65 पैसा है, और कितना करोड़ लीटर एक दिन में खपत होता होगा, इस तरीके से आप अंदाजा लगा लीजिए। उसी में 65 पैसे का मल्टीपल करके ये सरकार के लिए फायदा हो जाता है। तो ये चीज हमने समझाने की कोशिश किया कि जो हम लोग 1 रुपये छोड़ते हैं या 65 पैसा 2 रुपये 2 पैसे का महत्व तो नहीं जानते, वो हमारे फिजिक्स में कितना बड़ा महत्व लाता है, ठीक है ना, ये चीज।
अब आइए स्टूडेंट, ये जो त्रुटि होता है ना वो दो प्रकार से हो सकता है। त्रुटि क्या होता है? दो प्रकार का हो सकता है। त्रुटि दो प्रकार का। जो पहला प्रकार इसका है वह है क्रमबद्ध त्रुटियां। पहला प्रकार क्या है? क्रमबद्ध त्रुटियां। और जो दूसरा होता है वह है यादृच्छिकीय त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि को सिस्टेमेटिक एरर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक एरर्स बोलते हैं। पहले इस पार्ट को समझा जाए। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या चीज है? क्रमबद्ध त्रुटियां का मतलब ये होता है कि इसमें जो त्रुटि होती है वो हमको पता रहता है। ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटि में क्या होता है? हमको पता रहता है कि हम लोग से त्रुटि कहाँ आ रहा है। ठीक है, हम लोगों से त्रुटि कैसे आ रहा है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम ये कहते हैं कि मान लिया जाए हमने एक स्केल लिया, ठीक है, स्केल लिया और स्केल में ऐसे इस तरीके से हमने स्केल लिया और पहले से ही उसका 1 सेंटीमीटर इधर वाला कटा हुआ है। जैसे एक स्केल लिए तो 0, 1, 2, 3 ऐसे रहेगा। बीच में मान लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर पहले से ही कटा है तो यह स्केल में त्रुटि आ गया। ठीक, या अभी आप ये वर्नियर कैलिपर्स जानेंगे। वर्नियर कैलिपर्स में अगर मान लीजिए दोनों जबड़ा सही नहीं है, ठीक है, दोनों जबड़े क्या है? सही नहीं है, तो या आगे पीछे हैं तो उसमें त्रुटि आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग सुधार भी सकते हैं कि जोड़ करके या घटा करके, तो उसी को हम क्या करते हैं? क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। फिर से अगर समझना चाहते हैं तो एक बार पुनः समझ सकते हैं कि ये क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती हैं। तो ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से प्राप्त की जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? क्रमबद्ध। देखिए, क्रमबद्ध का मतलब नियमित रूप से बार बार जो त्रुटि प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, ऐसे समझो, बहुत आसान तरीके से क्रमबद्ध त्रुटि समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए। जैसे मान लिया जाए कि आपने घड़ी देखा, यहाँ पर एक दीवार घड़ी था, वहां आपने देखा क्या कि यहाँ पर 12 बज रहे थे। ठीक है, 12, 1, 3 ऐसे लिखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, 10, 11, 12 ऐसे बज रहे थे। तो कितना बज रहा था? 12 बज रहा था। और आपके मोबाइल में, जब मोबाइल आप देख रहे हो तो उतनी समय मोबाइल में 12:30 हो रहा था। समझा? तो इन दीवार घड़ी में और आपके मोबाइल में ये कौन सा है? मोबाइल वाला है। और ये क्या है? क्लॉक है। ठीक है, ये क्या है? क्लॉक है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें एक बार आप दीवार घड़ी में देख रहे हो 12 बज रहा है और इसमें क्या बज रहा है? 12:30 बज रहा है, 12:30 हो रहा है। अच्छा, फिर आए आपने इसमें देखा, इसमें आपने देखा कि 1 बज रहा है। इसमें आपने एक बार, दूसरी बार क्या देखा? 1 बज रहा है। और इसमें आप क्या देख रहे हो? ये क्लॉक वाला, ऐसे लिखने की कोशिश करें। यहाँ क्या है? ये क्लॉक वाला है, ये समझिएगा। और ये मान लीजिए कि मोबाइल वाला है। इसमें आप देखिए 12 बज रहा है, इसमें 12:30 हो रहा है। फिर इसमें आप देख रहे हो कि एक बार फिर आए, देखिए 1 बज रहा है, इसमें देख रहे हो 1:30 हो रहा है। इसमें देख रहे हो कि 1:30 हो रहा है, तो इसमें आप देख रहे हो कि 2 बज गया है। ठीक, तो त्रुटि है, दोनों में अंतर आ रहा है ना कि, और सही वाला जो टाइम है वो मान लीजिए ये आपके मोबाइल वाला जो टाइम है वो सही है और घड़ी वाला गलत है। तो अब हम ये समझ जाएंगे कि अगर मान लीजिए कि यह क्रमबद्ध त्रुटि है, बार बार वही त्रुटि आ रहा है। कितना? देखिए 30 मिनट मोबाइल वाला से क्लॉक वाला पीछे है, ये समझ में आ रहा है? 30 मिनट मोबाइल के समय से घड़ी वाला जो समय है वो पीछे है। दूसरे वाले में भी हम देख रहे हैं कि 30 मिनट पीछे है। तो ये अब इसी तरीके से पीछे आ रहा है, कितना? 30 मिनट। तो इसको हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। इसका रीजन हमको पता है, इसका रीजन ये पता है कि ये 30 मिनट मोबाइल वाले घड़ी से क्लॉक वाला पीछे है और इसको सही किया जा सकता है। कैसे? कि आप घड़ी को सेट करते हो ना टाइम पे, तो वह 30 मिनट क्या कर दीजिए, आगे कर दीजिए, वो मोबाइल वाले के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि अब हम जब ये 2-3 बता दिया, अगर मान लो हम यह कह रहे हैं कि मोबाइल में मान लो कि 5:30 हो रहा है। मोबाइल वाले में कितना हो रहा है? 5:30 हो रहा है। और तो घड़ी वाले में कितना होता होगा? आप तुरंत बता दोगे कि कितना बजा होगा? 5 बजा होगा, क्योंकि ये 30 मिनट पीछे है। तो इसका रीजन आपको पता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्रमबद्ध
त्रुटियां कहते हैं। जैसे या दूसरे तरीके से समझ रहे हो, जैसे अगर मान लीजिए कि आप चीनी लेने जा रहे हो तो 1 किलो आपको चीनी लेना है और उसमें 50 ग्राम का ऑलरेडी ये बटखरा जो है बाट रखा गया है। तो जब आप चीनी लोगे तो चीनी का जो तौल आएगा, वो कितना आएगा, 1 केजी अगर चीनी लेंगे आप तो 1 केजी का मतलब हो जाएगा 1000 ग्राम और 50 ग्राम का बाट पहले से, यानी कि 1050 ग्राम आपको चीनी वो लगेगा कि वो 1050 ग्राम है। लेकिन क्या, तो फिर दोबारा तौलोगे तो दोबारा भी क्या होगा कि यही आएगा। तो उसके लिए क्या है कि जितना हम नापेंगे तो पहले से जितना उसको आप घटा दीजिए, ठीक है, तो उसमें वो पता चल जाएगा। तो या तो इस त्रुटि को कैसे दूर किया जा सकता है, या तो जोड़कर या तो घटाकर। अगर अधिक है तो आप उतने को हर प्रेक्षण में से घटा दीजिए और अगर कम है तो हमेशा उतना जोड़ दीजिए, ये होता है। अच्छा, ये जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। या तो यह यंत्रगत त्रुटि हो सकती है। यंत्रगत त्रुटि क्या चीज है, मतलब हम हमेशा गलती हमारी नहीं होगी। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि यंत्र जिससे हम मेजर कर रहे हैं उसमें त्रुटि हो। जैसे मान लीजिए हमने जो इंचपेटरी से या स्केल से ये लाइन को मेजर कर रहे थे, हो सकता है उसी में त्रुटि हो, ठीक है, सही से इसमें पैमाना ना लिखा गया हो या टूटी फूटी हम सही से मेजर नहीं कर, टेढ़ा मेढ़ा हो हम सही से मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो वह यंत्र के कारण त्रुटि आ गया ना। आप जैसे अगर मान लीजिए कि विराम घड़ी है, विराम घड़ी से आप समय का मेजरमेंट कर रहे हो, तो जब मेजरमेंट करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि उसी में त्रुटि हो, विराम घड़ी में ही त्रुटि हो, इसलिए हम तो सही से नापे उसके कारण आ गया। अगर मान लीजिए कि ये स्टील वाला है या लोहे का आपने स्केल लिया हुआ है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर पाकर कोई भी किसी भी धातु में प्रसार होता है, तो हो सकता है कि उसमें प्रसार हो गया होगा। हम नापेंगे उसकी 1 सेंटीमीटर लेकिन वह 1.2 सेंटीमीटर हो, प्रसार हो जाएगा। तो यंत्र के कारण, ध्यान दें, मतलब जो जिस यंत्र का, जिस पैमाने का मतलब मापने के लिए जिस यंत्र का आप उपयोग करते हैं उसके कारण जो त्रुटि आती है उसको हम क्या कहते हैं, यंत्रगत त्रुटियां कहते हैं। दूसरा जो आता है वह है प्रायोगिक तकनीकी या कार्य विधि में अपूर्णता। ये प्रायोगिक तकनीकी या कार्य विधि में अपूर्णता का मतलब ये होता है कि जैसे आप लैब में गए और लैब में किसी चीज को मेजर कर रहे हो और आप सही से उसको मेजर नहीं कर रहे हो, मतलब ध्यान दे करके आप उसका मेजर नहीं कर रहे हो, उसके कारण भी त्रुटि आ गया। जैसे अगर मान लो कि सरल लोलक है, ठीक है, सरल लोलक है, सरल लोलक की सहायता से आप गुरुत्वीय त्वरण जी का वैल्यू निकाल रहे हो और उसके बाद से समय मान लो ऐसे देख रहे हो, किसी से बात करने लगे, नहीं ध्यान दिए, 1 सेकंड बेसी हो गया, अधिक हो गया, तो उसके कारण जो त्रुटि आती है, यानी कि प्रयोग करते समय जो त्रुटि आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। जैसे हमको सही से प्रयोग करने नहीं आ रहा है तो उसके कारण भी जो प्रेक्षण आप लेंगे त्रुटि आ जाएगा, तो वो त्रुटि जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं, और ये हम लोगों के द्वारा आता है। नेक्स्ट इसी में जो आता है वो है व्यक्तिगत त्रुटि। पर्सनल एरर क्या होता है, तो व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जोड़ घटाने में भी तो गलत हो सकता है, प्रेक्षण हमने ले लिया, जोड़ घटाना हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण जो त्रुटि आती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। तो ये सब त्रुटियां होती हैं क्रमबद्ध त्रुटियों के अंतर्गत। नेक्स्ट जो होता है वो होता है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिकी या रैंडम एरर क्या होते हैं, तो रैंडम एरर क्या चीज होता है, इसका हमको कारण नहीं पता रहता है, समझे, इसका कोई कारण हमको पता नहीं होता है कि क्यों यह आ रहा है। जैसे इसका ये क्रमबद्ध में ये था ना कि जैसे 30 मिनट आगे था या 10 मिनट पीछे था, या फिर आ जाएगा कि 2-2 ग्राम हमेशा ज्यादा हो जा रहा है या 5-5 ग्राम हमेशा कम हो जा रहा है, 2-2 सेंटीमीटर ज्यादा हो जा रहा है हर बार नाप रहे हैं, तो ये आप जान रहे हो कि हाँ इतना, फिर नापेंगे फिर 2 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए उपाय ये था कि जितना ज्यादा हो रहा था उसको आप घटा देते थे, जोड़ देते थे, कम होता था तो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिक्कत। इसमें क्या है, जैसे अगर मान लिया जाए इसी में एक बार आपने घड़ी देखा तो एक बार देख रहे हो तो 12 आ गया, फिर दूसरे बार इसी पर देखो, यहाँ से समझो, ये 12 आ गया, दूसरी बार देख रहे हो तो 1 बजना था, लेकिन क्या हो गया, मान लो 1:15 तक दिख रहा है। यहाँ कितना 2 बजना था, तो अभी मान लो 1:45। तो यहाँ कोई निश्चित नहीं है कि किस क्रम में ये घट रहा है या बढ़ रहा है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम किसी वस्तु का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, किसी वस्तु का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या आता है, मान लो एक बार आ गया 5.1,
1 डिग्री सेल्सियस, एक बार आ रहा है 5.3 डिग्री सेल्सियस, एक बार आ रहा है 5.2 डिग्री सेल्सियस, एक बार आ रहा है 5.4 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि कारण निश्चित नहीं, जैसे एक बार 5.1 आया, 5.3, भाई बहुत आता तो 5.2 का अंतर आ जाता है, तो कभी 3 कभी 4 ऐसे करके आ रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिकीय त्रुटि कहते हैं। और यादृच्छिकीय त्रुटि में क्या चीज होता है कि हमको रीजन पता नहीं रहता है कि ये क्यों हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यादृच्छिकीय त्रुटि कहते हैं। अब आता है कि सर ठीक है, तो इसको तो हमने जोड़ घटा करके सही कर लिया था क्रमबद्ध त्रुटियों को, लेकिन यादृच्छिकीय त्रुटि को हम कैसे सही करेंगे, कैसे जानेंगे इसका सही मान क्या है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लिया जाए इसी के बारे में बात किया जाए, तो ये सर ये हमने 4 बार मेजर किया, क्या क्या, एक बार आया 5.1, एक बार आ रहा है 5.3, एक बार आ रहा है 5.2, एक बार आ रहा है 5.4। तो सर इसमें से हम सही वाला कौन माने, जब 4 बार हम मेजर कर रहे हैं, सबका वैल्यू अलग अलग आ रहा है। और प्रयोग करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना लैब में जाके, तो ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि जितनी बार आप मेजर करते हो लगभग हर बार अलग अलग ही आता है। तो सर इसमें से सही हम कौन मानेंगे, ठीक है, इसको त्रुटि कैसी हम जानेंगे ये सही क्या है। तो स्टूडेंट इसको सही करने का तरीका यही है कि आप इसको अधिक से अधिक बार प्रैक्टिकल करें, ठीक है ना। जैसे एक बार आप 5.1 किए, एक बार 5.3 कर रहे हैं, एक बार 5.2 आया, ऐसे जितनी बार करोगे उतना ही अच्छा रहता है, तो उतने बार आपको प्रेक्षण लेने चाहिए। उसके बाद से क्या कीजिए, इसका मीन निकाल लीजिए, इसका औसत निकाल लीजिए, ठीक है ना। क्या कर लीजिए, औसत निकाल लीजिए। औसत कैसे, इसका अगर मान लीजिए औसत निकालना है, सही सही माप क्या होगा, या ऐसे करते हैं, इसका सही माप क्या है, तो सही माप का मतलब होता है इसका औसत, ठीक है। औसत, औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप कितने बार परीक्षण कर रहे हो, 1 2 3 4 बार, तो ये कितना संख्या हो गया, 4 बार। अब पहली बार में 5.1 आया, दूसरी बार 5.3 आया, तो जितना आता है सभी को जोड़ दीजिए और जितनी बार आप करते उसी से भाग कर दीजिए, ये जो वैल्यू आएगा वही सही सही मान लिया जाएगा कि यही उसकी वास्तविक मान है, ठीक है। बात समझ में आया। तो अगर किसी भी मेजरमेंट या किसी भी वस्तु का प्रयोग कर रहे हो किसी भी भौतिक राशि को निकालने के लिए, तो अगर पूछा जाए क्या सही मान क्या आएगा, तो आप जितनी बार प्रैक्टिकल करते हैं उस सभी का हम क्या करते हैं, औसत निकाल लेते हैं, वही उस राशि का मेजरमेंट होता है, मापन होता है। जैसे मान लीजिए कोई दूरी आपको मेजरमेंट करनी है, एक बार आप नाप रहे हो तो 10 मीटर आ गया, एक बार नाप रहे हो तो ये 9.8 मीटर आ रहा है, एक बार नाप रहे हो तो ये 10.2 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे जितनी बार नाप रहे हो त्रुटि हो गया, तो इसमें हम सही कौन माने, जितनी बार नाप रहे हो उतनी बार अलग अलग आ रहा है। तो इसके लिए क्या है कि सभी को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। सभी को क्या करेंगे, जोड़ करके जितनी बार मेजर किए उतने से भाग कर दीजिए, वही उसका सही मान हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात सबको समझ में आया, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाएंगे निरपेक्ष त्रुटि। क्या चीज आता है, ये निरपेक्ष त्रुटि, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट में क्या चीज होता है, इसका डिफिनेशन क्या है यहां से समझें। ये वास्तविक मान, ठीक है, समझिएगा। वास्तविक मान क्या चीज होता है कि जो किसी चीज का सही वैल्यू होता है उसको हम वास्तविक मान बोलते हैं, और वास्तविक मान में से आप घटा दीजिए प्रेक्षित मान को, ठीक है। किसको, प्रेक्षित मान को, तो ये निकल करके आ जाता है निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। यानी कि निरपेक्ष त्रुटि आपको निकालना है, यहां देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या चीज होता है, तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। अच्छा स्टूडेंट एक चीज आता है कि सर ये इस तरीके से आप क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है कि वास्तविक मान में से आपको प्रेक्षित मान को घटाना है, लेकिन चाहे प्लस आएगा आंसर चाहे माइनस आएगा, हमेशा आपको किस में रखना होगा, प्लस में रखना होता है, ये होता है निरपेक्ष त्रुटि। समझे क्या है, अभी और समझे। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब यह होता है कि किसी भी राशि के वास्तविक मान
तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट करें, क्या हेडिंग डालें निरपेक्ष त्रुटि और उसमें लिखें किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये आता है कि सर वो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान क्या है। देखिए वास्तविक मान का मतलब ये होता है कि किसी भी राशि का जो मेन वैल्यू है, जैसे अगर हम पूछें कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान बताओ तो आप क्या बताओगे, बताओगे कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह जो होता है ये वास्तविक मान होता है। ये क्या होता है, ये वास्तविक मान है। ठीक है ना। अच्छा अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, अब प्रैक्टिकल करने के बाद से आप जो वैल्यू लाते हो, ठीक है, आप जो वैल्यू लाए वो मान लो आपने लाया 9.76 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली ये वैल्यू हमको इसलिए याद है कि जब मैं पढ़ता था और इसका प्रैक्टिकल किया था तो मेरा 9.76 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया था, इसलिए हमको याद है। ठीक है ना। चलिए फिर कुछ भी हो सकता है, 10 भी कुछ लोग लिखते हैं, ऊपर भी हो सकता है। तो ये जो देखिए एक्चुअली वैल्यू जो इसका है वो g बराबर 9.8 है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करके लैब में लाएं तो ये कितना आ गया 9.7। तो इसको हम बोलते हैं प्रेक्षित मान। इसको क्या बोलते हैं, प्रेक्षित मान। हमने ये लाया, कोई लड़का g बराबर 9.66 ला सकता है, कोई लड़का g का वैल्यू 10.1 ला सकता है। तो जो हम लोग मेजर करते हैं उसको कहते हैं प्रेक्षित मान, और जो पहले से उसका वास्तविक मान है उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 9.8, तो इसको बोलते हैं वास्तविक मान। बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर कि कोई भी चीज, जैसे अगर मान लीजिए कि एक छड़ की लंबाई पहले से हमको पता है कि इस छड़ की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर है, पहले से फिक्स है कि कितना है 10 सेंटीमीटर है। जब हम नाप रहे हैं तो ये आ रहा है 9.8 सेंटीमीटर। तो ये जो पहले से फिक्स है ये क्या चीज हो गया, ये हो गया वास्तविक मान, और जो हम नाप रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे प्रेक्षित मान। जैसे आप नाप रहे हो तो मान लो आ गया 9.9 सेंटीमीटर, कितना आ गया, इसका सही से कितना है 10 सेंटीमीटर है इस रेखा की लंबाई, लेकिन आ कितना गया 9.9 सेंटीमीटर। तो ये आपने ये देखा कि ये जो निरपेक्ष त्रुटि होता है, ठीक है, तो वास्तविक मान मान 10 में से आप 9.9 को घटा दीजिए तो वही हमको निरपेक्ष त्रुटि मिल जाएगी। भाई मैं ऐसे सिंपल समझो, जैसे मान लो किसी छड़ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, छोटा छड़ है, कितनी लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, और हम जो नाप रहे हैं वो 9.8 सेंटीमीटर ही नापे। तो ये बताओ त्रुटि कितने की हो गई, ये 0.2 सेंटीमीटर की त्रुटि हो गई है भाई, 0.2 की त्रुटि हो गई। तो ये कैसे तुम प्राप्त किए हो, जितना सही वाला था 10 में से जितना तुम नापे उसको घटा दिए हो, तो यही जो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। यानी कि अगर वास्तविक मानिए हमसे पूछा जाए कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि, तो आप लोग बताएंगे कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगा क्या चीज 9.8 जो कि वास्तविक मान है, इसमें से 9.76 को आप क्या करेंगे घटा देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही इसका निरपेक्ष त्रुटि होगा। जैसे ऐसे 9.8 में से किसको घटाना है 9.76 को, या 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, ये 7 है, ये 0 हो गया। ठीक है ना, ये कितना होगा, यानी कि ये आ जाएगा 0.04। तो यानी कि निरपेक्ष त्रुटि कितना हो गया 0.04। तो निरपेक्ष त्रुटि आपको उम्मीद करते हैं कि निकालने आ गया होगा। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आप लोग लगाएंगे औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, औसत निरपेक्ष त्रुटि हेडिंग लगाएं, औसत निरपेक्ष त्रुटि। क्या, औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो ये क्या होता है, तो इसके लिए लिख लें, लिखिए पहले फिर समझाते हैं। इसका डिफिनेशन लिख लें कि विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटि के औसत मान को, निरपेक्ष त्रुटि के औसत मान को औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं।
ठीक है, फिर से समझाएं। औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या है? औसत निरपेक्ष त्रुटि, इसका सूत्र आप लोग लिख सकते हैं क्या कि ऐसे, विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटि। अब आप जानते हैं निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं? बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है ना। कैसे औसत निरपेक्ष त्रुटि का डिफिनेशन हमने बताया। फार्मूला लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, औसत निरपेक्ष त्रुटि बराबर विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटि बटे क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या होती है। ये कैसे निकालेंगे? जैसे अभी हमने बताया कि जी का वैल्यू कितना था? 9.8 है, मीटर प्रति सेकंड है। एक लड़का मान लीजिए इसका, ये तो क्या हो गया? वास्तविक मान हो गया। ये क्या हो गया? वास्तविक मान हो गया। एक लड़का अगर मान लीजिए, पहला जो लड़का है वो निकालता है इसका वैल्यू 9.76 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा लड़का या दूसरी बार वही निकालता है तो जी का वैल्यू कितना आ जाता है? 9 मान लीजिए कि 65 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। एक बार वही लड़का मान लो निकालता है, ये G2 है, ये G3, मतलब तीसरी बार निकालता है तो इसी का जो वैल्यू है वह मान लो कि ये आ जाता है 9 मान लिया जाए कि 6.7 आ गया। ठीक है, समझिएगा कितना आ गया? 9.67 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो ये बताइए कि ये जो लड़का था वो कितनी बार प्रेक्षण किया? 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो यहाँ जो प्रेक्षणों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई? ये हो गया 3 बार। ठीक, तो यहाँ प्रेक्षणों की संख्या पर 3 बार लिखिए। अब कह रहा है कि विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटि। तो विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटि का मतलब ये होगा कि जब आप इसको निकाले ना बाबू, तो इसमें की निरपेक्ष त्रुटि पहले निकालेंगे तो आप जी में से किसको घटा देंगे? G1 का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ। ठीक, इस 9.8 में से आप 9.76 को घटा देंगे। G2 इसी तरीके से G में से किसको घटाएंगे? G2 को घटाएंगे, जितना वैल्यू आ गया। G3 का मतलब फिर होगा कि G में से आप G3 को घटा दीजिए, जो वैल्यू आ गया। तो यहां से क्या होता है? विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि पहले प्रेक्षण में कितनी निरपेक्ष त्रुटि हुई पहले मैंने बताया कैसे निकालते हैं। वास्तविक मान में से आप प्रेक्षित मान को घटा दीजिए। तो यहाँ जितना आएगा सभी को आप क्या कर दीजिए? यहाँ जो आएगा सभी को जोड़ दीजिए। प्लस में आता है या माइनस में आता है, आपको आंसर प्लस में लाना है। ठीक है, सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद से इस और जितनी प्रेक्षण है वो भाग दे दो, तो वही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आया होगा। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें, और अगर नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और इस पे एक उदाहरण देख लेते हैं ताकि सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक और भी हेडिंग लगाना है आप लोग, उसके बाद से फिर न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, ताकि एक न्यूमेरिकल हम ऐसा बताएं जिसमें सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए और सब चीज क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, घबराए नहीं। क्या है कि भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि क्या चीज होता है? ठीक है, फ्रिक्शनल एरर क्या होता है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? कि जो वास्तविक मान, किसी संख्या का जो वास्तविक मान रहता है उसमें जो हम मेजर करते हैं, हम अपने से नापते हैं, उसको घटा देते हैं तो निरपेक्ष त्रुटि मिलता है। और औसत निरपेक्ष त्रुटि कैसे मिलता है? तो जितनी बार हम प्रेक्षण करते हैं तो सभी में जितने निरपेक्ष त्रुटि आती है जोड़ देते हैं, और उसके बाद से जितने बार हम प्रैक्टिकल किए रहते हैं उसी से भाग कर देते हैं, तो औसत निरपेक्ष त्रुटि मिल जाता है। यहां तक हमने सीखा। और भिन्नात्मक त्रुटि में क्या होता है कि औसत निरपेक्ष त्रुटि में अगर वास्तविक मान से हम भाग कर दें तो वही क्या होता है? भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है? इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं भिन्नात्मक त्रुटि में कि किसी भौतिक राशि के भौतिक राशि में औसत निरपेक्ष त्रुटि तथा उस राशि के वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। फिर से सुन लें, क्या कि किसी भौतिक राशि के मान में एक औसत निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि
कहते हैं सूत्र होगा भिन्नात्मक त्रुटि बराबर औसत निरपेक्ष त्रुटि बटे औसत मान। यानी कि इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख पाएंगे, अगर औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या है डेल्टा ए आ रहा है और इसका वास्तविक मान क्या है ए है, तो हम क्या करते हैं इस फार्मूले को लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक आता है भिन्नात्मक त्रुटि के बाद से प्रतिशत त्रुटि। क्या होता है प्रतिशत त्रुटि। तो ये प्रतिशत त्रुटि हम कैसे निकालते हैं इसको सीखा। प्रतिशत त्रुटि का मतलब ये होता है कि भिन्नात्मक त्रुटि में आप 100 का गुणा कर दीजिए, या ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए गुणे 100। ठीक है, अब से समझे क्या कि प्रतिशत त्रुटि का मतलब ये होता है कि किसी भौतिक राशि के भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा करने पर हमें प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाता है। प्रतिशत त्रुटि कैसे प्राप्त करेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि पहले आप प्राप्त कर लीजिए और उसमें से आप किसको घटा दीजिएगा, सॉरी किसका गुणा कर दीजिएगा 100 का गुणा कर दीजिएगा, तो प्रतिशत में बदल जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 का मल्टीपल करते हैं ना, तो ये भिन्नात्मक त्रुटि में हम 100 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि हमको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, किसी भी भौतिक राशि के इस भिन्नात्मक त्रुटि को लिखने का जो तरीका है वह होता है a प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भौतिक राशि को लिखने के लिए, जहां a क्या चीज होता है, ये a क्या चीज होता है वास्तविक मान है। क्या होता है वास्तविक मान होता है, और ये जो डेल्टा ए होता है ये क्या चीज होता है, तो इसको बोलते हैं औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, औसत निरपेक्ष त्रुटि ये रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, क्या मतलब क्या चीज होता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करने का तरीका है। ठीक है, कैसे कि ए जैसे ऐसे समझे, जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 6 प्लस माइनस 2, ठीक है ये चीज लिखा गया है, तो इसका मतलब ये समझेंगे कि इस राशि का जो वास्तविक मान है वो कितना है 6 है, और इसको मापने में जो औसत त्रुटि हुई है वो कितनी हुई है 2। कहीं अगर मान लीजिए लिखा है जो g का वैल्यू है, कहीं मान लीजिए लिखा है 9.8 प्लस माइनस 0.04। ठीक है, ऐसे लिखा गया है, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, इसका मतलब ये समझना है कि जो g का वास्तविक मान है वह 9.8 है, और इस 9.8 है, लेकिन इसको जब हम लैब में निकाले हैं तो त्रुटि कितना आया है 0.04 का त्रुटि आया है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि कैसे हम लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहा जाता है कि किसी छड़ की लंबाई 6 प्लस माइनस 0.3 है। ठीक है, यल बराबर, तो इसका मतलब आप समझेंगे कि इसका जो वास्तविक लंबाई है वो 6 है, जो त्रुटि आ रहा है वो 0.3 आ रहा है। ये जो 6 होता है यहाँ के हिसाब से अगर समझा जाए, न्यूमेरिकल लगाने में फायदा होगा, यहाँ से समझा जाए तो जो a का वैल्यू है ये किसका वैल्यू होता है a का, और यहाँ जो वैल्यू आता है वो क्या चीज होता है डेल्टा a का वैल्यू आता है। यहाँ भी समझ सकते हैं वास्तविक मान को हम किससे डिनोट कर रहे हैं a से, औसत निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा a से। तो अगर मान लिया जाए ये चीज दिया रहे और पूछ ले कि इसका भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात कीजिए, यल बराबर दिया रहेगा भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि हमसे क्या पूछ रहा है भिन्नात्मक त्रुटि। तो क्या भिन्नात्मक त्रुटि का मतलब क्या, डेल्टा ए अपान ए, तो डेल्टा ए का वैल्यू क्या रख देना है 0.3 यहाँ से देख करके, और वास्तविक मान का मतलब 6, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो भिन्नात्मक त्रुटि आ जाएगा। अब प्रतिशत त्रुटि क्या है, इसी में हम क्या करते हैं 100 का मल्टीपल कर देते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है ना, तो ये उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक पहले न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है ना, इसका एक न्यूमेरिकल्स लगाया जाएगा ताकि और भी आपको क्लियर हो सके। ठीक है ना, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, पहले आप लोग इतना नोट कर लें और बढ़िया से इतने चीजों को समझ लें, और फिर जो है अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स बताएंगे। उस न्यूमेरिकल्स में सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक वीडियो और इसका आएगा, उसके बाद से लेसन 2 खत्म हो जाएगा, फिर लेसन 3 से हम लोग बढ़िया से और बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई करते रहें, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।